पहला केस जो मेटल नाइट्रेट का हमने प्रीवियस क्लास में देखा था वो था जनरल केस कि आप किसी भी मेटल नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड, बोरिया और O2 आपको मिलेगा। दूसरा केस और तीसरा केस जो था वो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के लिए था कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो लो टेम्परेचर पे अलग हीटिंग होती है और हाई टेम्परेचर पे अलग हीटिंग होती है। लो टेम्परेचर पे पार्शियल डिकम्पोजिशन देखा जाता है। पार्शियल डिकम्पोजिशन देखे जाने का मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर पे वो नाइट्रेट से नाइट्राइट में चेंज होता है और ऑक्सीजन लूज करता है, और हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड NO2 बनना चाहिए था लेकिन NO2 खुद डिकम्पोज होके N2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता। तो ये रिएक्शन हमने देखी थी, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें हमें डिस्कस करना है, नोट बना के लिखिएगा। ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी, ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर एंड मर्क्यूरी, oxides of silver and mercury get self decomposed oxides of silver and mercury get self decomposed on heating, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जब भी आपको सिल्वर या मरक्यूरी का ऑक्साइड मिल जाए, जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सिल्वर के ऑक्साइड की बात करें तो कौन आ जाएगा? Ag2O, और मान लीजिए मरक्यूरी के ऑक्साइड की बात कर दी जाए तो क्या आ जाएगा? HgO। कभी भी आपको सिल्वर या मरक्यूरी का ऑक्साइड मिल जाए ना तो आपको ये मान के चलना है कि ये क्या हो जाने वाला है बेटा? सेल्फ डिकम्पोज हो जाने वाला है। सेल्फ डिकम्पोज हो जाने का मतलब जैसे ही ये बना तो आपको मान के चलना है कि ये टूटेगा ही, और टूटेगा तो बेटा डिकम्पोज होके ये किस किस से मिलकर बना है? सिल्वर और ऑक्सीजन। तो ये ब्रेक होकर सिल्वर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बस प्रोडक्ट लिख रहा हूं। और यहां पर भी हम देखें तो ये भी किस में ब्रेक हो जाएगा? सिल्वर और ऑक्सीजन। ये कहने का मतलब क्या है? पहले तो ये रिएक्शन लिख लीजिए, आप फिर डिस्कस करते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा ना, अभी तक कल से है ना जो भी हमने हीटिंग वीटिंग पढ़े ना, उन हीटिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी आप किसी मेटल के कार्बोनेट को या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड को या फिर मेटल के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बेसिकली मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मेटल का ऑक्साइड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मेटल के हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर भी क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड। मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पर भी क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो हमने हीटिंग पढ़ी, आगे भी जो पढ़ेंगे, अगर किसी भी मेटल के सॉल्ट को हीट करने पर आपको उस मेटल का ऑक्साइड जनरली मिलता ही है। अब जब मेटल का ऑक्साइड मिलेगा तो जनरली तो मेटल के ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर सिल्वर या मर्क्यूरी का ऑक्साइड प्रोडक्ट में मिल रहा है तो आपको ये मान के चलना है कि सिल्वर और मर्क्यूरी का जो ऑक्साइड है ना बेटा, वो सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब वहां पर आपको सिल्वर का ऑक्साइड ना मिलके क्या मिल जाएगा? सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। और मर्क्यूरी का ऑक्साइड ना मिलके क्या मिल जाएगा? मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। बाकी जो प्रोडक्ट बनने थे वो एज इट इज बनेंगे। अब ऐसा क्यों होता है उसके कारण के ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज जब आप पढ़ते हैं तो बेटा उसमें हाइड्रोजन के नीचे लास्ट में आता है छापा, है ना? छापा जो आता है, अगर हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जरा तो ये एलिमेंट्स है बेटा, कॉपर, सिल्वर, है ना, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये दोनों जो होते हैं ना, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। ये वैसे भी कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे वालों की रिएक्टिविटी कम होती है ना? तो ये दोनों जो है ना, ये सीरीज के बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल होते हैं ना, उनको नोबल मेटल कहा जाता है। जैसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में हम नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, वैसे गोल्ड और प्लेटिनम को नोबल मेटल या फिर इनर्ट मेटल बोला जाता है। और आपने 10th क्लास में एक्वा रेजिया का नाम भी सुना होगा कि ये गोल्ड और प्लेटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करते, इनसे रिएक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक्वा रेजिया। तो ये बहुत कम रिएक्टिव है। इनसे ऊपर देखिए तो क्या इनके जस्ट ऊपर सिल्वर और मर्क्यूरी आपको देखने को मिल रहा है? यस, सिल्वर और मर्क्यूरी इनसे तो ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ऊपर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उनके मुकाबले सिल्वर और मर्क्यूरी की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है। क्योंकि सिल्वर और मर्क्यूरी की रिएक्टिविटी कम है
तो ये जब किसी के साथ जुड़कर कंपाउंड बनाएंगे तो वो कंपाउंड भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग नहीं करना चाहते। और जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड क्योंकि इनका ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, तो बेटा वो बॉन्ड के डिकम्पोज होने के चांसेस ज्यादा है। और इसीलिए सिल्वर और मरक्यूरी का ऑक्साइड जब आपको मिलेगा तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या हो जाएगा, सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब बनते से ही खुद ब खुद टूट जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक समझिए। मैंने आपको बोला था जब हमने बेरिलियम कार्बोनेट के बारे में वो ली चैटलियर वाली बात करी थी, तो मैंने आपको एक बात बोला था कि ज्यादातर जो हीटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ज्यादातर हीटिंग 500 डिग्री या 500 डिग्री से ज्यादा पे होता है। तो जब आप इन हीटिंग को अराउंड 500 डिग्री या 500 से ज्यादा पे करा रहे होंगे, तो 500 डिग्री पे हीट करने पर ये बना। जो ये सिल्वर और मर्क्यूरी होते हैं ना, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर 350 से 400 डिग्री की रेंज में इनका। अब आप बताइए, जब रिएक्शन ऑलरेडी 500 पे चल रही है और ये बन रहा है 500 डिग्री के आसपास, और इनका डिकम्पोज होने का टेम्परेचर कितना है, 350, तो क्या ये बनते से खुद ब खुद टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि तोड़ने के लिए तो 350 डिग्री चाहिए, और रिएक्शन कितने डिग्री पे चल रही है, 500। तो ये कहने का मतलब है क्योंकि ऑलरेडी ये रिएक्शन इतने हाई टेम्परेचर पे चलती है कि भाई इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट उस टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा। इसीलिए हमको थ्रू आउट ये मान के चलना है कि कहीं पर भी अगर आपको सिल्वर या मरक्यूरी का ऑक्साइड मिल रहा हो तो वो ऑक्साइड सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा, खुद ब खुद टूट जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लिखिएगा। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, when silver nitrate is strongly heated, the products obtained will be, when silver nitrate is strongly heated, then the products obtained will be, products obtained will be, पहला ऑप्शन लिखिए Ag2O plus NO2 plus O2, Ag2O प्लस NO2 प्लस O2। दूसरा लिखिए Ag प्लस NO2 प्लस O2, Ag प्लस NO2 प्लस O2। तीसरा लिखिए Ag प्लस N2 प्लस O2। चौथा लिखिए AgNO2 प्लस O2। क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। भाई आप जब सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब आप सिल्वर नाइट्रेट को हीट करते हैं बेटा, तो किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर आपको क्या मिलेगा, उसका ऑक्साइड, साथ ही साथ क्या मिलेगा, भूरिया, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, O2। लेकिन सिल्वर के ऑक्साइड को हमें सेल्फ डिकम्पोज मानते हुए चलना है, तो सिल्वर का ऑक्साइड खुद ब खुद किस में डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। अब आप इन प्रोडक्ट्स को देखिएगा तो आपको सिल्वर मिल रहा है, NO2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, O2। तो आंसर विल बी सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2। तो कभी भी सिल्वर या मर्क्यूरी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर और मर्क्यूरी का ऑक्साइड जैसे ही बनेगा आपको मान लेना है कि वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी एट अ हायर टेम्परेचर ऑपरेट कर रहा है, और इसीलिए इनके डिकम्पोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले केस पे। अभी तक हम लोगों ने 5 हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर ली है, 2 हीटिंग इफेक्ट और हमारे बच रहे हैं। एक तो है मेटल का हैलाइड, और एक बच जाता है मेटल के सल्फेट्स। तो आइए उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा मेटल क्लोराइड्स, 6th नंबर पे मेटल क्लोराइड्स। देखिए मेटल क्लोराइड्स के बारे में बात करें तो इसमें भी अगेन हमारे पास 2 तरह के केसेस हैं। जल्दी आ जाओ फटाफट, टॉपिक आधा छूट जाए क्या मतलब है। देखो मेटल क्लोराइड्स के बारे में बात करें तो ध्यान सुनिएगा, मेटल क्लोराइड्स के अंदर 2 तरह के केसेस हमें पढ़ने हैं, पहला केस और दूसरा केस। पहले हम दोनों केसेस के बीच के डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। पहला वाला केस जो है, इसमें हम लोग किसी ऐसे मेटल क्लोराइड को लेंगे जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। दूसरे केस में हम लोग ऐसे क्लोराइड लेंगे जो कैसे होंगे, हाइड्रेटेड, मतलब उनके अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो पहले तो दो डिफरेंस ये समझ लीजिए कि दो तरह के क्लोराइड्स की हीटिंग आप पढ़ने वाले हैं, विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब पहले विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे चर्चा करते हैं कि इसके अंदर क्या कहानी है। ध्यान सुनिएगा, कभी भी आप किसी हायर क्लोराइड को जब आप हीट करेंगे तो हायर क्लोराइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लोअर क्लोराइड और साथ ही साथ क्या रिलीज कर देगा, Cl2। हायर क्लोराइड इनटू लोअर क्लोराइड कहने का हमारा मतलब यह है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड को जब आप हीट करोगे तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl2 रिलीज कर देगा। इसके लिए एक एग्जांपल जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से, वो है PCl5। आगे जाके हम लोग PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे। क्या आप ऑलरेडी PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन मेरे हिसाब से सबको पता ही होता है, sp3d होता है। और sp3d की ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में 3 इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एक्सियल पोजीशन होती है। और हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि भैया इक्वेटोरियल और एक्सियल में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है ना। इस तरह की बातें आएंगी जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। क्या आइए पहले इस पे बात करते हैं। आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, PCl5 मतलब +5 वाला क्लोराइड है, FeCl3 मतलब +3 वाला क्लोराइड है और PbCl4 मतलब +4 वाला क्लोराइड है। जब भी आप किसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड को हीट करेंगे तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्फोरस की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो +5 और एक +3। तो फास्फोरस +5 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl2 रिलीज कर देगा। Fe की 2 स्टेट होती है, फेरस और फेरिक। यहां पर +3 है, फेरिक है, तो इसको फेरस में बदल दीजिए, लोअर स्टेट में मिल जाएगा FeCl2 + Cl2। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहां पर, है ना। अगला PbCl4 कार्बन फैमिली का मेंबर है, याद करिए। और कार्बन फैमिली में जैसे हमने ऑक्साइड पढ़े थे, मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, तो एक जगह कार्बन +2 होता है, एक जगह कार्बन +4 होता है। वैसे पीबी की भी 2 स्टेट होती है, +2 और +4। +4 वाले पीबी को जब आप हीट करेंगे तो ये +2 वाले क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ क्या रिलीज कर देगा बेटा, Cl2। इनमें से बाकी रिएक्शन से प्रैक्टिस के लिए आपको अगर कोई रिएक्शन पूछी जा सकती तो पहली रिएक्शन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। एक पॉइंट इस पे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान सुनना। PCl5 जो है, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे आगे जाके तो क्या आएगा, sp3d। और sp3d की ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में TBP बोल देंगे। इसका जब ज्योमेट्री आप बनाओगे तो बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कहने का मतलब है एक तो ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा और एक पोजीशन इस ट्राइंगल से बाहर और एक पोजीशन इस ट्राइंगल से अंदर। अब खुद सोचिए, अगर इस ट्राइंगल से ये पोजीशन बाहर है और इस पॉइंट को मैं इससे, इस पॉइंट को मैं इससे और इस पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो क्या एक पिरामिड बनता हुआ दिख जाएगा बेटा, यस। तो ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड बनेगा और ट्राइंगल के अंदर एक पिरामिड बनेगा और इसीलिए इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब सुनिएगा, अगर ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है तो यहां पर PCl3 तो ऐसे बन गया और यहां पर 2 Cl हमने ऐसे बना दिए। जब आप इसको हीट करते हो ना तो ये जो 2 क्लोरीन निकल रहे हैं, ये क्लोरीन ये एक्सियल वाले होते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है तो बॉन्ड वीक होता है, टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एनसीईआरटी में ये बात लिखी भी हुई है कि PCl5 को जब आप हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, PCl3 में। बट द क्लोरीन रिलीज्ड आर फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ये ध्यान रखना, इसके साथ मेंशन भी कर लेना, द क्लोरीन आर रिमूव्ड फ्रॉम एक्सियल पोजीशन। नोट करें पहले इसे। दूसरा इम्तिहान नजदीक आ गया है, बिल्कुल अगले हफ्ते होगा, है ना। पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दे, कर दी, बहुत बढ़िया। कोशिश यही रखें कि भाई लास्ट टाइम जितने भी मार्क्स आए उससे 2, 4, 10 नंबर ऊपर ही आए। हाँ मतलब ठीक है, मतलब ऐसे एकदम से थोड़ी
धीरे धीरे बढ़ा, बस कम होने नहीं चाहिए, कोशिश ये रखें, क्योंकि जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ता जाता है जनरली ये देखा जाता है कि मार्क्स कम होते हैं। तो बस यही अपना मोटिव रखें कि भाई जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे ऊपर ही जाए, है ना। ग्रेजुअल दो चार क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करें, एक साथ 100 नंबर बढ़ाने की कोशिश ना करें, ना हो बे, ठीक है ना। धीरे धीरे बढ़ाएं, ग्रेजुअली इंक्रीज करें। बहुत सारे टेस्ट हैं, हर टेस्ट में 10-20 नंबर बढ़ाएंगे। 3-4 क्वेश्चन का टारगेट बना लेंगे, 3-4 क्वेश्चन पिछली बार से ज्यादा सही करने हैं या कम गलत करने हैं, कैसा भी मान लें। दिमाग को ज्यादा प्रेशर ना दे कि भाई एक साथ 25 क्वेश्चन सही करने हैं, 20 क्वेश्चन सही करने हैं, तो दिमाग ज्यादा लोड में आ जाता है, फिर जो आ रहे थे वो भी नहीं आते। इसलिए 2-4 क्वेश्चन का टारगेट बना के चले। अब किसी के 0 ही आए हो तो फिर थोड़ा बड़ा टारगेट बना ले। हाँ मतलब ठीक है? जिसके 720 आए कोई टारगेट ना बनाए, सस्टेन करने की कोशिश करें। माइनस 180, हाँ ऐसा भी देखने को प्राप्त हुआ था, मतलब अपने यहाँ भी आएगा किसी का। मैं तो वो देखा तो नेट पे चल रहा था वो एक -180 वाले, गजब ही है? -180 वाली मार्कशीट और लिस्ट वायरल हो रखी थी। चलिए, है ना। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो पहला वाला केस जो हम लोगों ने देखा, इसके अंदर हमने ये देखा कि कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्लोराइड है, हीट करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्लोराइड में, और क्या रिलीज कर देगा बेटा, Cl2। रिएक्शन जो काम की पहली वाली रिएक्शन है, बाकी ठीक है प्रैक्टिस फॉर्म में देख लिया अपन ने। सेकेंड नंबर पे आइएगा, यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट हाइड्रेटेड क्लोराइड्स। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स कहने का मतलब है जो भी रिएक्शन होगी वहां पर आपको हाइड्रेटेड क्लोराइड मिलना है, मतलब .H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो पहले तो आप सारे केसेस देख लें, AlCl3.6H2O, MgCl2.6H2O, CaCl2, SrCl2, BaCl2, 642H2O, ठीक है। अब इन सब में अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या क्या पॉइंट पॉसिबल है, आइए उस पर बात करते हैं। ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले ना, इसके बारे में एनसीईआरटी एस ब्लॉक में ग्रुप 2 के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और वो पैराग्राफ क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो पैराग्राफ ये लिखता है, यहां पर देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट है। तो उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है पहले मैं बोल देता हूं, फिर अपन इस पे आते हैं। वहां ये लिखा है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ beryllium and magnesium undergo hydrolysis on heating, whereas hydrated chlorides of calcium, strontium and barium undergo dehydration on heating। मतलब यहां दो प्रोसेस की बात होगी, एक जगह आप देखोगे कि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एक जगह आप देखोगे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, फिर वो स्टेटमेंट भी लिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इन सब जगह पर कैसा क्लोराइड दिख रहा है बेटा, हाइड्रेटेड। अब हाइड्रेटेड क्लोराइड है तो सही, लेकिन क्लोराइड को हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, कोवेलेंट क्लोराइड्स एज वेल एज आयनिक क्लोराइड्स। कोवेलेंट क्लोराइड और आयनिक क्लोराइड कहने का मतलब क्या, याद करिएगा अल्बेली के सीबीआई कैसे होते थे, कोवेलेंट। तो अल्बेली के सीबीआई कैसे होते हैं, कोवेलेंट। यहां पर देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक। यहां पर MgCl2 को देखकर थोड़ा सा हमें चौंकना चाहिए, वो ये है कि हमने शुरुआत में एक पॉइंट लिखा था कि एनसीईआरटी ये बोलता है कि बेरिलियम के सभी हैलाइड कोवेलेंट, लेकिन ग्रुप 2 में बेरिलियम के अलावा चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे स्ट्रोंशियम हो, चाहे बेरियम हो, इन सभी के हैलाइड आयनिक होते हैं। ये मैंने लिखाया हुआ है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हकीकत की बात करें, जैसे बोरॉन पे याद करिएगा, बोरॉन पे हमने डिस्कशन किया था कि बोरॉन को एनसीईआरटी नॉन मेटल लिखता है, लेकिन एक्चुअल में बोरॉन मेटेलॉइड है। वैसे ही MgCl2 जो है ना बेटा, ये एक्चुअल में कोवेलेंट ही होता है, डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम का क्लोराइड कोवेलेंट, तो मैग्नीशियम का क्लोराइड भी कोवेलेंट। लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या मानता है, आयनिक। लेकिन एनसीईआरटी आयनिक मानता तो है, लेकिन ये रिएक्शन तो जो है उसी की दिखाएगा, और इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों के जो क्लोराइड होते हैं ना, वो हाइड्रोलाइसिस दिखाते हैं, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो क्लोराइड होते हैं वो आयनिक वाला केस दिखाते हैं, डिहाइड्रेशन दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए
कि MgCl2 आयनिक है या कोवेलेंट है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आयनिक है, हमें टिक तो आयनिक ही करना है। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा, रिएक्शन दिखा रहा होगा, तो रिएक्शन कौन सी दिखाएगा, जो ये एक्चुअल है, और वो रिएक्शन कौन सी दिखाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर वाली दिखाएगा। आइए इधर चेक करिएगा। यहां पर अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ध्यान सुनिएगा, एक बात समझिए, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर आयनिक बॉन्ड। मुझे बताइए कोवेलेंट और आयनिक में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आयनिक। आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग। अब आप सोचिए, आप हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे, क्या पानी का इवेपोरेशन 100 डिग्री के आसपास वाली कहानी आपको सबको पता है। आप सोचिए इन सब जगह पर आप धीरे 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 टेम्परेचर 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, कौन से ये वाटर जो है ना, ये इवेपोरेट होना चालू होगा। लेकिन वाटर क्या कोशिश करता है, क्योंकि वो इस क्रिस्टल में जुड़ा हुआ है, तो वाटर कोशिश करता है कि इवेपोरेट ना हो, वो इसी कंपाउंड के साथ जुड़ा रहे। तो पानी क्या करेगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी इवेपोरेट होने से पहले इसी कंपाउंड पे अटैक करने की कोशिश करता है, ताकि वो इस कंपाउंड के किसी ना किसी हिस्से के साथ जुड़ जाए। अब आप सोचिए, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ये वाला बॉन्ड वीक है और ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पानी का इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पानी ने क्या सोचा कि जाने से पहले इस पर अटैक करता हूं, हो सकता है यहीं पे जुड़े रहने का मौका मिल जाए। तो पानी ने यहां पर भी अटैक करा और पानी ने यहां पर भी अटैक करा। पानी के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा, कोवेलेंट या आयनिक, कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक है। और पानी जब किसी पे अटैक करके उस बॉन्ड को तोड़ दे तो उसे बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब बॉन्ड का ब्रेकेज, और हाइड्रो मतलब पानी। तो बेटा यहां पर क्योंकि ये बॉन्ड कोवेलेंट है, तो यहां पर जो फिनोमिना ऑब्जर्व किया जाएगा वो फिनोमिना कौन सा आएगा, हाइड्रोलाइसिस। लेकिन यहां पर जब पानी ने अटैक करा तो ये बॉन्ड आयनिक था, टूटा ही नहीं, और टूटा ही नहीं तो पानी का इवेपोरेशन टेम्परेचर आ गया और पानी उड़ गया। और पानी उड़ गया तो ऐसे फिनोमिना को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। तो आपके पास यहां पर दो तरह के फिनोमिना के ऊपर बात होने वाली है कि जब आप हाइड्रेटेड क्लोराइड को हीट करते हो तो या तो उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा या तो उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। और हाइड्रोलाइसिस किसका हो जाएगा, कोवेलेंट वालों का, क्योंकि वो बॉन्ड वीक होता है। और डिहाइड्रेशन किसका होगा, आयनिक वालों का, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो पानी तोड़ नहीं पाएगा, उड़ जाएगा, और यहां पर पानी तोड़ देगा। अब आइए इस पर बात करते हैं। पहले डिहाइड्रेशन को देख लेते हैं। सिंपल है, सिंपल कुछ नहीं करना, बस पानी उड़ा देना है। पानी उड़ा दें तो बेटा यहां पर आपको मिल जाएगा CaCl2 प्लस H2O। जितने भी वाटर है उड़ा दीजिए, बैलेंसिंग की हमें कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। यहां पर भी SrCl2 प्लस H2O, और यहां पर BaCl2 प्लस H2O। जरा रिएक्शन को ध्यान से देखना। अगर आपसे एग्जाम में पूछे ग्रुप टू के कौन से ऐसे हाइड्रेटेड क्लोराइड हैं जो हीट करने पर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो क्या वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होगा या नहीं होगा, होगा। ये हाइड्रेटेड क्लोराइड है और ये डिहाइड्रेटेड क्लोराइड है। अब क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ ग्रुप 2 डज नॉट डिहाइड्रेट ऑन हीटिंग, या फिर बेरिलियम। वो डिहाइड्रेट नहीं होगा, वो तो रिएक्ट कर जाएगा, पर ये सब क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, आइए इसको चर्चा कर लेते हैं। बेटा AlCl3.6H2 हाइड्रोलाइसिस की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस पी ब्लॉक में पूरा एक टॉपिक है, वहां पर हमको ढेर सारी रिएक्शन दिखनी है, बट यहां पर मैकेनिज्म थोड़ा समझ लीजिए। बेटा AlCl3 को अगर आप आयंस पे ब्रेक कर दें तो कैसे ब्रेक करोगे, Al+3 और Cl-। हालांकि ये कोवेलेंट आयन में ब्रेक नहीं होता, पर वो मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, अभी जुगाड़ बता दे रहा हूं, कम से कम प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे। यहां पर वाटर को तोड़ दीजिए H+ और OH-। जब भी ऐसा केस आ जाए तो एक का कैटायन दूसरे के एनायन पे और दूसरे का एनायन पहले के कैटायन पे अटैक करवाना है। मतलब इसका कैटायन इसके एनायन पे और इसका एनायन इसके कैटायन पे अटैक कर देगा। जब एल्यूमिनियम पे OH अटैक करेगा तो खुद बताइए एल्यूमिनियम का हाइड्राइड बनेगा कि ऑक्साइड बनेगा कि हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड। अब आपको एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाना आना चाहिए कि वो AlOH थ्राइस होता है। और बेटा H+Cl पे अटैक करेगा तो आई होप समझ में आता है कि क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, इसके हाइड्रोलाइसिस अभी कुछ लिखेंगे नहीं, वो प्रोडक्ट है यहां पर मिलने वाला है आपको AlOH थ्राइस प्लस HCl। लेकिन क्या आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मुझे बताइए। अगर आप हीट कर रहे हो, आप इस पूरे कंपाउंड को हीट कर रहे हो, तो हीटिंग इफेक्ट तो ऑलरेडी चल रहा है। क्या हमने मेटल के हाइड्रोक्साइड का भी हीटिंग इफेक्ट पढ़ा हुआ है बेटा, यस। और मेटल का हाइड्रोक्साइड अगर कभी आता है तो वो टूट जाता है
मेटल के ऑक्साइड और वाटर में। तो एक्चुअल में यहां पर क्या होने वाला है कि ये जो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना था, बनना तो यही था, लेकिन क्योंकि हीटिंग चल रही है तो ये भी टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपके सामने आएगा वो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर प्लस HCl। मतलब ये हुआ। अब इसको लॉजिकली दिमाग में बैठाइए, जब आप किसी के क्लोराइड को हीट कर रहे हो, हाइड्रेटेड क्लोराइड को, कोवेलेंट है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो बेटा इसका OH इस पर अटैक करेगा और इसका H+ इस पर अटैक करेगा। H+ ने इस पर अटैक करा तो क्या बन गया? HCl। OH ने इस पर अटैक करा तो क्या बन गया? AlOH थ्राइस। जो AlOH थ्राइस बना है या जो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना है, क्या वो भी टूट जाएगा? हाँ। और मेटल का हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा? मेटल ऑक्साइड और वाटर में। तो इसको हटा के हम लिख देंगे मेटल ऑक्साइड और वाटर। तो बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट है Al2O3 प्लस H2O प्लस HCl। अभी देखो, यहां पर जब आप हीट कर रहे थे तो क्लोराइड क्लोराइड में ही कन्वर्ट हो रहा था, बस फर्क इतना था कि इधर हाइड्रेटेड था, उधर एनहाइड्रस था। यहां पर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड। इसलिए हम यहां ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रेटेड क्लोराइड गेट्स डिहाइड्रेटेड, नहीं बोल सकते, यहां तो एक्चुअल में रिएक्शन चल रही है। यहां पर बताइएगा बेटा H+ किस पर अटैक करेगा? Cl पर, तो क्या मिल जाएगा? HCl। और OH किस पर अटैक करेगा? मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। पर मेटल हाइड्रोक्साइड हीटिंग में खुद ब खुद भी टूट जाएगा। और मेटल हाइड्रोक्साइड किस किस में टूट जाएगा? मेटल के ऑक्साइड और वाटर। तो दीज आर द रिएक्शंस। फटाफट लिख लीजिए इसको। कल बहुत सारे बच्चों के ना मैसेज आए थे हीटिंग इफेक्ट को लेकर कि सर ये हीटिंग इफेक्ट एनसीईआरटी में ढूंढा ओढ़ना होगा तो मिला नहीं होगा, है ना। तो ये क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी में हीटिंग इफेक्ट एक टॉपिक के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है आपको। मतलब अगर आप बॉन्डिंग में से ढूंढने जाओगे कि हीटिंग इफेक्ट नाम मिल जाए तो नहीं मिलेगा। हीटिंग इफेक्ट अलग अलग जगह पर टुकड़ों में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो वो सारे हीटिंग इफेक्ट जो टुकड़ों में दिया उसको हम लोग सब इकट्ठा करके एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हीट की रिएक्शन है तो किस तरह से ऑपरेट होती है ना। कुछ हिस्सा इसका S ब्लॉक में दिया है, कुछ P ब्लॉक में दिया है, कुछ D ब्लॉक में दिया है, कुछ अब तो सॉल्ट आ गया तो सॉल्ट में तो है ही ये पूरा की तरह, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये ऐसे पर्टिकुलर एक टॉपिक के फॉर्म में नहीं दिया एनसीईआरटी में। इस संडे को एक सरप्राइज टेस्ट वापस डालूंगा, है ना। पीरियोडिक और बॉन्डिंग जहां तक हो जा रहा है वहां तक का डाल देंगे एक बार, ताकि एक बार प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन जब भी डाले जाते हैं हमेशा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें बेटा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है शुरू में समय ज्यादा लगे या गलत ज्यादा हो, उससे घबराने का नहीं है, गलत सब हो जाए चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि तुक्के में सही करो, इससे अच्छा गलत हो जाए, क्योंकि तुक्का काम आएगा नहीं, एग्जाम में हो सकता है तुक्का गलत बैठ जाए, इसीलिए गलत हो जाएगा तो कम से कम कुछ सीखोगे। हाँ बेटे, BaCl2 और हाँ क्या, हाँ सभी का डिहाइड्रेशन तो हुआ। अरे कहा है? 7:15 का तो रूल कब खत्म हो गया था? परसों ही तो खत्म करके गए थे। पता नहीं है देखो, पता है ना कि 7:15 का रूल खत्म है। करे कहा नहीं, परसों बोल के तो गए थे। कल तो बारिश थी, विपरीत परिस्थितियां थी, आज थोड़ी बारिश है। बैठ गया, ध्यान रखना है ना, 7:15 की एंट्री नहीं है, 7 बजे तक है। चलो, है ना। अब यहां पर डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, मतलब खुद ही डिसिप्लिन में आ जाओगे तो ठीक है। मतलब क्या है कि बार बार इधर उधर इधर उधर नहीं होता, क्लास स्मूथली चलती है। नहीं, 2 इधर आ रहे हैं फिर 2 उधर जा रहे हैं, फिर वो सही नहीं लगता है ना, बार बार डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए थोड़ा कानून कायदे से रहते हैं तो सबका फायदा रहता है उसमें। चलिए, अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया कि भैया कोवेलेंट क्लोराइड जो होंगे उनका क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। और आयनिक क्लोराइड जो होते हैं उसका क्या होता है? डिहाइड्रेशन। मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में S ब्लॉक ग्रुप 2 में एक बात लिखी हुई है
कि बेरिलियम, यहां पर बेरिलियम अभी हमने लिखा नहीं है, लेकिन अगर बेरिलियम का क्लोराइड भी मान लीजिए आपको दे दिया जाए, तो बेरिलियम के क्लोराइड भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, वाटर और HCl। तो ध्यान से सुनिएगा, बेरिलियम और क्लोरीन, सॉरी, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रेटेड क्लोराइड होते हैं, उनका क्या हो जाता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस, और आयनिक वाले जो है उनका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा नोट बना के। हाइड्रेटेड क्लोराइड्स of beryllium and magnesium, undergo hydrolysis. Hydrated chlorides of beryllium and magnesium undergo hydrolysis on heating. मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्रेटेड क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। सेकंड नंबर का पॉइंट बना के लिखिएगा, वेयर एज हाइड्रेटेड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, undergo dehydration on heating. मतलब इनको जब आप हीट करोगे तो इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इनका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो ये पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई किसके लिए क्या बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। मेटल क्लोराइड्स के बाद लास्ट जो हीटिंग इफेक्ट हमें पढ़ना है वो क्या आ जाता है बेटा, मेटल का सल्फेट, है ना, भूरिया का भाई सूर्या। चलिए मेटल सल्फेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेटल अभी आजकल सूर्या फॉर्म में है ना, बॉलिंग में भी फॉर्म में है। बताओ 20वां ओवर डाल रहे हैं सूर्य कुमार यादव जी, है, 2 विकेट भी ले रहे हैं, टीम को जिता भी दे रहे हैं, गजब है। मतलब जसप्रीत बुमराह की जगह गए अब, है ना। चलो मेटल सल्फेट के बारे में बात करें। मेटल सल्फेट में क्या क्या कहानी है, ध्यान से सुनना। मेटल सल्फेट में ध्यान समझिएगा, है ना, 2 तरह के केसेस यहां भी बनेंगे। 2 तरह के केसेस क्या याद करिएगा, हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी मेटल के सल्फेट को हीट करते हैं तो बेटा आपको क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, और साथ ही साथ सल्फर का कौन सा ऑक्साइड बनेगा, इससे एक कम वाला, मतलब SO3। इसी को हमने भूरिया का भाई सूर्या बोल दिया था, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मेटल ऑक्साइड और SO3 मिलेगा। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी गई है ये सत्य तो है, किंतु अधूरा सत्य है। क्या ये अधूरा सत्य? सच है, ये गलत नहीं है, पर ये आधा सत्य है। इसमें कई बार आपको SO3 मिल सकता है और कई बार आपको SO2 मिल सकता है। अब इस बात को हमको समझना है कि कब SO3 मिलेगा और कब SO2 मिलेगा। एक्चुअल में यहां पर ये जो पूरी रिएक्शन होगी उसके अंदर जरूरत पड़ती है बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस को समझने की। एंड आई होप इतना सबको पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी स्टेट पे है तो उससे ऊपर जाएगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और नीचे आएगा तो क्या होगा, रिडक्शन। यहां पर हर केस में सल्फेट कॉमन है। तो मुझे बताइए पहले सल्फेट आयन पे चर्चा कर लेते हैं। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2-, और सल्फेट में अगर आपको बोल दिया जाए सल्फर की स्टेट निकाल लीजिए तो सल्फर की स्टेट है +6। अगेन आस्किंग, कोई ऐसा है जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है? आता है भाई, ठीक है। हाँ, जिसको नहीं आता है तो फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी X। फिर कितना सल्फर है, 1 सल्फर है तो 1 × X। मान लो 2 होते तो 2 × X, मान लो 4 होते तो 4 × X। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। एक ऑक्सीजन का चार्ज, ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -2 होता है, ये -2 मत देखना, ऑक्सीजन पे होता ही -2 है। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2, और इस पूरे स्पीशीज पे जो भी ओवरऑल चार्ज होता है वो बराबर में लिख दो। फिर आप सॉल्व करिए मैथ्स। 1 × X इज X, है ना, पता होगा इतना। 4 × -2 -8, प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे सिखाते बचपन में। ये बराबर -2, फिर ये -8 को उधर ले जाइएगा तो उधर जाके माइनस विल बिकम प्लस, यहां पर 8, -2 + 8 सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आएगा।
तो आंसर कितना आता है +6, यही लिखा आता है। ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ठीक अभी आना चाहिए इस लेवल पे ना। बहुत बढ़िया। तो सल्फर पे अगर हम बात करें तो सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है +6, तो सल्फर का स्टेट है +6। अब याद करिएगा कल हमने जब नाइट्रोजन की बात करी थी ग्रुप 15 में अमोनियम सॉल्ट, तो मैंने बोला था उनका मैक्सिमम स्टेट +5 और मिनिमम -3, 8 का डिफरेंस बताया था आपको। ऐसे ही ग्रुप 16 की जब बात करोगे तो 15 का मैक्सिमम 5 था, तो 16 का मैक्सिमम 6 होगा, और गैप कितने का आएगा 8 का। तो ये 5 से -3 की रेंज दिखाता है और ये +6 से -2 की रेंज दिखाता है। ये आगे भी काम आता रहेगा जब हम ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे सल्फर के, फास्फोरस के। अब आप बताइए सल्फर सल्फेट के अंदर अपने मैक्सिमम स्टेट में बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है। तो अगर हमको रिडॉक्स कराना है तो बेटा क्या सल्फर इससे ऊपर जा पाएगा? क्या नहीं। तो अगर रिडॉक्स में इस सल्फेट को या सल्फर को हिस्सा लेना है तो सल्फर के पास एक ही रास्ता है, नीचे आने का। मतलब सल्फर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। अगर सल्फर का रिडक्शन होगा तो सामने वाले किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बिकॉज रिडॉक्स इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। पहली लाइन साइमल्टेनियस प्रोसेस। साइमल्टेनियस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिडक्शन हो जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए, दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। तो अगर आप सल्फर का यहां पर रिडक्शन कराना चाहते हैं तो सल्फेट के अलावा जो मेटल होगा उसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। अब उसके लिए मेटल की स्टेट्स की जानकारी होनी चाहिए कि मेटल कहां पर दिया है और कहां से कहां तक जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले 2 केस यहां पर आपके सामने लिखे, बेटा ध्यान से सुनना और समझना। याद करिए हमने विट्रियोल नाम का एक टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म में पढ़ा था। याद करिए ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और एप्सम सॉल्ट। कुछ याद आ रहा है आपको? और एप्सम सॉल्ट याद करिए मैंने बोला था इनमें से अगर नाम दे दिया जाए कौन आइसोमॉर्फस नहीं है? एप्सम सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल। सॉल्ट मत लगा के आ जाना, ऑड वन आउट मत करना, ये समझाया भी था आपको, ठीक है। आइए इधर चर्चा करते हैं, ध्यान सुनना ना। उन सब के बारे में यहां पर बात आएगी, उनके बॉन्डिंग पैटर्न के बारे में बात आएगी। एक पॉइंट चलता है कि जितने भी विट्रियोल होते हैं ना उसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हर तरह का बॉन्ड होता है। वो भी यहां पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर आपको आगे आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी काम आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले बात करते हैं यहां पर जो बेसिक पॉइंट है उसको समझते हैं। आप देखो मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट, लेकिन ये मेटल सल्फेट हाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस है? बेटा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कहने का मतलब जिसमें पानी नहीं है। ये हाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस है? हाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस है? हाइड्रेटेड। तो पहले एनहाइड्रस को तो हटा दो, पहले हाइड्रेटेड पे चर्चा करते हैं। हाइड्रेटेड को पहले हीट कर करके एनहाइड्रस बनाया जाएगा, तो इसका भी एनहाइड्रस बनेगा, इसका भी एनहाइड्रस बनेगा। ये ऑलरेडी एनहाइड्रस है और फिर मेटल सल्फेट की हीटिंग चालू होगी। अभी पहले तो हम इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं। अब सुनिएगा, रिएक्शन शुरू होती है कि जब आप 100 डिग्री के आसपास इसको हीट करते हैं। जब हम 100 डिग्री लिख रहे हैं यहां पर, तो ये एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसका कहने का मतलब है जब आप 0 से 100 डिग्री के बीच में कहीं कर भी ये बात है ना, वो हर कंपाउंड के लिए थोड़ा बहुत चेंज होता है। जब यहां पर भी आप 100 डिग्री तक चलते तो एक बात बताइए, क्या 100 डिग्री तक पानी का इवेपोरेशन वगैरह चालू हो जाता है? यस। जब आप इसमें से पानी को हटाएंगे, बताइए इसमें कितना पानी है? 5। जितने वाटर मॉलिक्यूल है सब हटा दीजिए, एक को बचा लीजिए। जितने वाटर मॉलिक्यूल है सबको हटा दीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल बचा लीजिए। कितने हैं? 5। कितने उड़ा दो? 4 उड़ा दो, एक बचा लीजिएगा। क्या बनेगा? CuSO4.H2। क्यों हो रहा है ऐसा, सब समझेंगे अभी। जितने वाटर मॉलिक्यूल है सब उड़ा दीजिए, एक बचा लीजिए। कितने हैं? 7। कितने उड़ जाएंगे? 6। कितना बच जाएगा? 1। बनेगा FeSO4.H2। अब पहला सवाल यहां पर यह आता है कि सर सारे उड़ गए, एक क्यों बच गया? तो कहानी समझिएगा। कहानी स्टार्ट होती है CuSO4.5H2O के स्ट्रक्चर से। अब CuSO4.5H2O का जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखने में आपको ये CuSO4.5H2O एक नॉर्मल कंपाउंड दिखेगा, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर में सॉल्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हुआ ये बात कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है। ध्यान से देख लीजिए,
टोटल आप काउंट करेंगे तो दोनों जगह कॉपर सल्फेट और 5 वाटर, कॉपर सल्फेट और 5 वाटर है, लेकिन CuSO4 5H2O जब हम ऐसा लिखते हैं तो वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो एक्चुअल में ऐसा होता है। जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर वाटर विल एक्ट एज अ लिगेंड, और बेटा यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। कॉपर +2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, मतलब कॉपर +2 से कितने लिगेंड जुड़ सकते हैं, 4। तो यहां पर कॉपर +2 के साथ 4 वाटर एज अ लिगेंड जुड़े हुए और बाकी सब डब्बे के बाहर। आगे सुनिएगा, अब इसका स्ट्रक्चर जब हम बना रहे तो है क्या, ध्यान से सुनना। कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +2। कॉपर के साथ कितने वाटर जुड़े हुए हैं, 4। यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा। कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा यहां पर ये लिगेंड लोन पेयर देता है और मेटल अपने खाली वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर लेता है। इसका मतलब इसने लोन पेयर शेयर करने के लिए दिए और इसने लोन पेयर को सिर्फ शेयर किया। शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड याद करिए केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में लिखा था 2 तरह के होते हैं, एक तो इक्वल और एक अनइक्वल। ये वाला शेयरिंग अनइक्वल है और अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। यहां पर भी अपना लोन पेयर देता है इसके साथ शेयर करने के लिए, यहां पर भी ये लोन पेयर देता है, यहां पर भी ये लोन पेयर देता है। इस तरह से CuH2O4 के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉपर पे +2 है, H2O न्यूट्रल है, तो बताइए पूरे डब्बे के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 कॉपर की वजह से। अब इस +2 वाले ये डब्बे के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +2। इस +2 को बैलेंस करने का काम कौन करेगा, सल्फेट का -2। और सल्फेट का -2 जब इसको बैलेंस करने आएगा तो बेटा सल्फेट का भी स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सल्फेट में ये कंडीशन बनती है। आप नॉर्मली जब बना देते हो तो आप ऐसे बना लेते हो और यहां पर H लगा देते हो तो H2SO4 बन जाता है ना। तो सल्फेट को अभी हमने वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया कि सल्फेट के अंदर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज से जुड़े। ये दोनों नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, बैलेंस। और ये जो एक वाटर है ना, ये वाटर जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की सिचुएशन क्या होगी, पहले वाटर को बना देता हूं। वाटर का शेप वी शेप या बेंड शेप होता है। H2O बना दिया अपन ने। अगर कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हो, फोन। फोन मतलब फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फोन से जुड़ा हुआ होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा एक टॉपिक आएगा आगे जाके ना। जो हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन H बॉन्ड बना सकता है, बशर्ते सामने भी फोन में से कोई हो। सामने भी फोन में से कोई हो। क्या इसके सामने फोन में से कोई आ रहा है, हाँ। क्या इसके सामने भी फोन में से कोई आ रहा है, हाँ। फिर से सुन लीजिएगा, जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड के साथ फोन से जुड़ा हुआ हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। तभी बना सकता है जब उसके सामने भी कौन आ जाए, फोन आ जाए। इसका मतलब है यहां पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से डॉटेड लाइन बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर है। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर क्या पूछेगा कि बेटा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है इसमें एक्चुअल में कॉपर के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड हैं। तो बेटा 4 वाटर मॉलिक्यूल। देखने में 5 लगेगा बट कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर 4। दूसरी बात, यहां पर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है मुझे बताइए। क्या यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है? यहां पर लिख रहा हूं मैं ना कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहला तो कौन सा बॉन्ड दिख गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरी बात, यहां पर बताइए ये +2 और -2 का जो बॉन्ड होगा ये कोवेलेंट होगा या आयनिक होगा, आयनिक। तो बेटा यहां पर आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, सल्फेट के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट। नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट। नॉन मेटल, इसके अंदर भी बॉन्ड H2O ऐसा है ना। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट। इसका मतलब है इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। और क्या लास्ट में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो किया हुआ है, हाँ। मतलब
यहां पर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हर तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है। सुनिएगा इधर, जितने भी विट्रियोल्स होते हैं, चाहे ब्लू विट्रियोल हो, व्हाइट विट्रियोल हो, ग्रीन विट्रियोल हो, एप्सम सॉल्ट हो, ये सब जो हमने वहां 4 एग्जाम्पल पढ़े थे, इन सब में हर तरह का बॉन्ड होता है, क्योंकि हर किसी में पैटर्न ऐसा ही बनेगा। बस फर्क क्या आ जाएगा, यहां पर अगर 7H2 हुआ तो 6 अंदर और 1 बाहर, बस इतना फर्क आएगा और कुछ भी नहीं रहेगा, यही पैटर्न। अब सुनिए इधर ध्यान से, ये बना लेंगे बाद में, पहले इस पे बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं उनमें से सब उड़ा दीजिए और एक बचा लीजिए। वो एक जो बचा है वो अंदर वाला नहीं है, वो बाहर वाला है। यहां पर भी 7 में से 6 डब्बे के अंदर होंगे और 1 डब्बे के बाहर। इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूं, बस एक बार लिख के बता दे रहा हूं, तो ये ऐसा बनेगा FeH2O6, 7 में से 6 अंदर और सल्फेट और 1 वाटर बाहर, ये ऐसा बनेगा। तो जितने भी वाटर बचाए हैं ना आपने, वो ये वाला बचा है और ये वाले उड़ा दिए। कैसे उड़ गए, आइए इधर चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए, आप मुझे बताइए, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, समझने वाली बात है ना। आप जब इसको हीट करना चालू करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है या वीक होता है? वीक होता है। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रांग होता है या वीक होता है? स्ट्रांग होता है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। वंडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। तो जब आप इसको गर्म कर रहे हो पूरे कंपाउंड को, तो आप खुद बताइए, ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रांग है और ये वाला बॉन्ड तो वीक है। पानी को देखिए बस, है ना, वाटर और वाटर को। तो बेटा अगर ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है तो जब आप हीट कर रहे हो तो पहले कौन सा वाटर उड़ना चाहिए, स्ट्रांग वाला या वीक वाला? वीक वाला। मतलब पहले तो वो एक उड़ जाना चाहिए था, लेकिन हम उसी को बचा रहे हैं उल्टा, और हम बोल रहे हैं कि ये जो 4 है बाकी सब उड़ जाएंगे, एक बच जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये चारों उड़ जाएंगे और ये बच जाएगा, जो कि लॉजिकली बिल्कुल उल्टा है। उड़ना तो उसको चाहिए था, इन 4 को तो बच जाना चाहिए था। मतलब यहां पर जो रिएक्शन बननी थी उसमें से एक उड़ना चाहिए था और 4 बचने चाहिए थे। उल्टा हो रहा है, 4 उड़ गए अंदर वाले और एक बच गया बाहर वाला, जो कि वीक था। हुआ क्या एक्चुअल में, ये आपको एक मॉलिक्यूल या एक लैटिस का फॉर्मूला दिख रहा है। 1 मोल लैटिस की कहानी समझनी पड़ेगी। 1 मोल लैटिस के अंदर बेटा बहुत सारे सल्फेट एनायन होंगे, और वो बहुत सारे सल्फेट एनायन, ये जो वाटर होता है ना, ये वाटर किसी एक सल्फेट से नहीं जुड़ा होता है। ये वाटर कई सारे सल्फेट के लैटिस के बीच में ट्रैप्ड होता है। ये कहानी ऐसी बनती है कि मान लो यहां पर आपके सामने एक लैटिस आप बना रहे हो, तो लैटिस में कैटायन एनायन इस तरह के बहुत सारे केस आ गए। जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो कई सारे सल्फेट के बीच में ट्रैप्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जब आप गर्म करते हो तो यहां तक हीट उतनी आसानी से पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये कई सारों सल्फेट के बीच में घिरा हुआ है। तो होता क्या है कि जब आप हीट करना चाहते हो ना, तो ये वाटर जो है वो कई सारे सल्फेट के बीच में घिरा होता है, और इसीलिए इस तक हीट उतनी आसानी से नहीं पहुंचती। इस तक हीट पहुंचने से पहले हीट इन वाटर मॉलिक्यूल तक पहुंच जाती है, और इसीलिए पहले ये चारों वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं और ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बच जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल बताइए कैटायन वाले हिस्से से जुड़ा है या एनायन वाले हिस्से से जुड़ा है? एनायन। इसीलिए इस वाटर मॉलिक्यूल को एनायनिक वाटर कहा जाता है, एनायनिक वाटर कहा जाता है। और जब आप हीट करते हो तो बेटा एनायनिक वाटर बच जाता है और बाकी सारे वाटर उड़ जाते हैं। तो यहां पर कहानी क्या बनी कि बेटा वो जो 4 वाटर मॉलिक्यूल थे वो तो उड़ गए, और एनायनिक वाटर जो था वो ट्रैप्ड था तो वो बच गया। यहां पर भी 6 वाटर मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेटेड थे वो उड़ गए, और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो एनायनिक था वो बच गया। लेकिन कब तक बचेगा? आप हीट और दे देंगे। जैसे ही हमने हीट और दे दी, मतलब टेम्परेचर आपने 100 डिग्री से 200 डिग्री के बीच में ले गए, है ना। मतलब ये ध्यान रखना, 200 फिर से बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब है 100 से 200 के बीच में कहीं पर, ठीक है। यहां पर भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप 200 डिग्री तक हीट करके ले गए, तो बेटा वो जो वाटर मॉलिक्यूल बचा था वहां तक भी हीट पहुंच जाएगी, और ये जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है वो भी उड़ जाएगा। अब अगर ये वाटर मॉलिक्यूल भी उड़ गया तो बेटा अब प्रोडक्ट क्या बचेगा यहां पर? CuSO4, और यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? FeSO4।
यहां तक जो प्रोसेस हमने पढ़ी ये सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन हुआ है कि भैया पहले आपके पास हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट था, हीट कर करके आपने उसको डिहाइड्रेट कर दिया। पहले आपके पास हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट था, हीट कर करके आपने उसको डिहाइड्रेट कर दिया। लेकिन उस डिहाइड्रेट में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर ली कि भाई ये सब चीजें भी होती हैं। अब आइए, वहां पर आपको CuSO4 डिहाइड्रेटेड मिल गया, यहां पर FeSO4 थ्राइस ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, और यहां पर FeSO4 भी कैसा मिल गया, डिहाइड्रेटेड। अब हमारा एक्चुअल हीटिंग इफेक्ट चालू होता है जो मेटल सॉल्ट का है। अब जब आप मेटल सॉल्ट को हीट करते हैं तो ये हीटिंग अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस पर होती है, अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और ये हीटिंग अराउंड 750 डिग्री सेल्सियस पर होती है। मार्जिनली थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। 750 लिखने का मतलब है 200 से 750 के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन इनकी हो जाएगी। कोई हो सकता है 600 पे हो जाए, कोई हो सकता है 650 पे हो जाए, सबका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर अलग होगा, बट 750 के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। अब सुनिए, यहां पर जब आप इसको हीट कर रहे हो तो मैंने बोला आपको दो चीजों को देखना है कि यहां पर रेडॉक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। ध्यान सुनिएगा, सल्फेट में दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो रेडॉक्स हीटिंग होगी या फिर नॉन रेडॉक्स हीटिंग होगी, और उसको हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसको आयंस में ब्रेक करोगे जब आप, तो क्या ये कॉपर +2 और सल्फेट -2 में ब्रेक हो जाएगा बेटा? यस। मुझे बताइएगा, यहां पर सल्फर का स्टेट हमने अभी निकाला था, कितना है, +6। अगर रिडॉक्स करना है तो रिडॉक्स के लिए एक को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस होना पड़ेगा। अगर रिडॉक्स करना है तो एक को ऊपर जाना पड़ेगा और एक को नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ही ऊपर चले जाएं या दोनों ही नीचे आ जाए तो रिडॉक्स नहीं होगा। रिडॉक्स तभी होगा जब एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अगर दोनों ही बोले नहीं मेरे को भी ऑक्सीडाइज होना है, वो बोले मेरे को भी ऑक्सीडाइज होना है, तो कर लो फिर, रिडॉक्स कौन होगा। आइए यहां पर, इस सल्फर की कहानी तो क्लियर है कि सल्फर इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, सल्फर को कहां आना है, नीचे। अब अगर कॉपर ऊपर जाने को तैयार हो जाए तो रिडॉक्स हो जाएगा, लेकिन अगर कॉपर ऊपर जाने को तैयार नहीं हुआ तो रिडॉक्स नहीं होगा। अब मुझे बताओ, क्या कॉपर की दो स्टेट होती है बेटा? एक तो कॉपर +1 क्यूप्रस और एक कॉपर +2 क्यूप्रिक। कॉपर की +2 की हाईएस्ट स्टेट है बेटा, और अगर हाईएस्ट स्टेट है तो क्या ये इससे ऊपर जा पाएगा? नहीं। तो अगर रिडॉक्स करना है तो कॉपर बोल रहा है भैया मैं भी नीचे ही जा सकता हूं, मैं इससे ऊपर जा नहीं सकता, और सल्फर बोल रहा है मैं भी नीचे जा सकता हूं, मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है दोनों को ही नीचे जाना है, दोनों का ही रिडक्शन होना है। इसका मतलब दोनों के बीच में रिडॉक्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला जो हीटिंग होगा, ये हीटिंग रेडॉक्स हीटिंग होगा या नॉन रेडॉक्स हीटिंग होगा बेटा? नॉन रेडॉक्स हीटिंग होगा। बस सुनते जाइए, अभी रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स पे बात कर रहा हूं, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। अगले वाले पे आइएगा। अगले वाले में हम लोग ले रहे हैं Fe2SO4 थ्राइस। मुझे बताइए, ये +3 चार्ज इसका है और ये -2 चार्ज इसका है। मतलब यहां पर आयरन है +3 वाला, और सल्फेट पे तो -2 है ही है, उसमें तो कोई चर्चा करने की बात ही नहीं। यहां पर बताइए, सल्फर +6 में बैठा हुआ है और आयरन +3 में बैठा हुआ है। चेक करना है कि दोनों के बीच में रेडॉक्स होगा या नॉन रेडॉक्स होगा। बेटा सल्फर तो नीचे ही जा सकता है, पक्की बात है। आयरन की कितनी स्टेट? 2 स्टेट, फेरस और फेरिक। फेरस मतलब +2, फेरिक मतलब +3। क्या ये ऑलरेडी +3 में बैठा है? हाँ। कोई इसको बोले ऊपर चले जा, नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं भाई? जा ही नहीं सकते, काहे को ऊपर जाना है? ये बोला नीचे आएंगे। अब अगर ये भी नीचे आने को तैयार, ये भी नीचे आने को तैयार, रेडॉक्स नहीं होगा। रेडॉक्स नहीं होगा मतलब ये वाला जो हीटिंग होगा रेडॉक्स होगा या नॉन रेडॉक्स होगा? नॉन रेडॉक्स होगा। अगले वाले पे आइए, ये कौन है बेटा? Fe पे +2 और सल्फेट पे -2। 2 से 2 कैंसल हो जाता है, बन जाता है FeSO4। सल्फर की स्टेट है +6। सल्फर को कहां जाना है? नीचे, पक्की बात है, सोचना ही नहीं है। क्या Fe +2 से ऊपर जा सकता है? हाँ, +3 पे जा सकता है। मतलब क्या इनके बीच में रेडॉक्स हो सकता है? यस। इसका मतलब है ये वाली जो हीटिंग होगी वो रेडॉक्स होगी या नॉन रेडॉक्स होगी? रेडॉक्स होगी। तो पहले तो अभी हमने यहां पर यह चर्चा करी केवल कि भैया इनमें से कौन सा हीटिंग आपको रेडॉक्स देखने को मिलेगा और कौन सा हीटिंग आपको नॉन रेडॉक्स देखने को मिलेगा। अब आइए इधर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स की, तो पहला पॉइंट क्या भैया? जहां पर भी नॉन रेडॉक्स हो रहा है, नॉन रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। रेडॉक्स ही नहीं हुआ तो बदलेगी कहां से? अगर नॉन रेडॉक्स हीटिंग है तो बेटा मेटल और सल्फर
मेटल और सल्फर को ही हम देख रहे हैं यहां पर, है ना। मेटल और सल्फर जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट के ऑक्साइड बना दो। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला भी था कि अभी जब हम हीटिंग पढ़ रहे होंगे, शायद इधर होगा, नहीं है इसमें। चलो, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब हम हीट कर रहे होंगे तो मेटल के सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड। तो हमने बोला था कि जो आपको ये बताया गया ये सत्य तो है किंतु अधूरा सत्य है, इसमें कई बार SO2 भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि मेटल जिस स्टेट का है, सल्फर जिस स्टेट का है, या तो उस स्टेट का ऑक्साइड बन जाएगा और या फिर सल्फर का रिड्यूस्ड वाला ऑक्साइड बनेगा। वो कब होगा, जब रिडक्शन हो रहा होगा या रिडॉक्स हो रहा होगा। चेक करिएगा, अभी हम लोग यहां पर मेटल ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड बनाना चाहते हैं। सल्फर का कौन सा ऑक्साइड बनेगा वो चेक इससे होगा कि रिडॉक्स हो रहा है या नॉन रिडॉक्स हो रहा है। यहां पर कॉपर का स्टेट है +2, सल्फर का स्टेट है +6, तो बेटा मेटल का ऑक्साइड बिना रिडॉक्स किए कौन सा वाला बनेगा, +2 वाला, और सल्फर का ऑक्साइड कौन सा वाला बनेगा, +6 वाला। कॉपर का +2 का ऑक्साइड होता है बेटा CuO और सल्फर का +6 का ऑक्साइड होता है SO3। मतलब जब आप इसको हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड तो मिलेगा, लेकिन जिस स्टेट का मेटल है उसी स्टेट का ऑक्साइड और जिस स्टेट का सल्फर है उसी स्टेट का ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पे आइए, यहां पर बताइए आयरन का स्टेट कितना है बेटा, +3, और सल्फर का स्टेट कितना है, +6। रिडॉक्स या नॉन रिडॉक्स, नॉन रिडॉक्स। नॉन रिडॉक्स है तो इसको हीट करने पर ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज किस किस में होगा, आयरन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। लेकिन इनकी स्टेट बदलनी है या नहीं बदलनी है, नहीं बदलनी। मतलब आयरन का +3 वाला ऑक्साइड बनाइए और सल्फर का +6 वाला ऑक्साइड बनाइए। आयरन का +3 वाला ऑक्साइड बनता है Fe2O3 और सल्फर का +6 वाला ऑक्साइड बनता है SO3। तो बेटा ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तीसरे वाले पे आइए, तीसरे वाले में आपको रिडॉक्स होता हुआ दिखेगा। रिडॉक्स होता हुआ दिखेगा इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएंगे। बेटा आयरन यहां पर +2 में है और सल्फर यहां पर +6 में है, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो +2 और +6 वाला ऑक्साइड नहीं बनेगा, स्टेट बदल जाएंगे। आयरन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो आयरन +2 वाला ऑक्साइड नहीं बनाएगा, +3 वाला ऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सल्फर +6 से नीचे +4 पे जाता है, कहां जाता है, +4। तो सल्फर आयरन चला जाएगा +3 में और सल्फर आ जाएगा +2 में, सॉरी +4 में। तो बेटा आयरन को +3 में ले जाओ, +3 का ऑक्साइड बनाओ, आयरन के +3 का ऑक्साइड कौन बनेगा, Fe2O3। लेकिन सल्फर का 6 वाला बनेगा या रिड्यूस वाला बनेगा, रिड्यूस। +4 वाला कौन बनेगा, SO2। लेकिन यहां तक तो सही है, साथ में सूर्य भी मिलेगा। मतलब जो आपको बताया गया तो पूर्ण सत्ता, लेकिन थोड़ा बहुत बच गया था, ये बात है। अब यहां पर एक बात आती है मन में कि सर ये वाली रिएक्शन और ये वाले प्रोडक्ट तो समझ में आ गए कि भैया आयरन का आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, सल्फर का आपने रिडक्शन करा दिया, फिर ये SO3 कहां से आ गया। SO3 में तो सल्फर की स्टेट कितनी है, +6 ही है। इसका मतलब है इसमें तो हमको रिडॉक्स होता हुआ नहीं दिख रहा। एक्चुअल में सारी कहानी एक्सेस एजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट वाली है। ध्यान से सुनना, रिएक्शन लिख के बता रहा हूं आपको। आपने लिया FeSO4, आपने लिया FeSO4। एक्चुअल में आपको देखने में यहां 1 मोल दिख रहा है, लेकिन ये 1 मोल की रिएक्शन नहीं है, 2 मोल की रिएक्शन है, क्योंकि 2 Fe आ रहे हैं। तो एक FeSO4 रिएक्ट नहीं कर रहा है, कितने FeSO4 रिएक्ट कर रहे हैं, 2। ध्यान से देखिएगा, पहले मान लीजिए जैसे ऊपर नॉन रिडॉक्स हो रहा था, मान लेते हैं कि इसमें भी नॉन रिडॉक्स होता। नॉन रिडॉक्स होने का मतलब क्या है, जिस स्टेट का मेटल है उसी स्टेट का ऑक्साइड बन जाएगा, और जिस स्टेट का सल्फर है उसी स्टेट का ऑक्साइड बन जाएगा। चेक करिएगा, यहां पर भी आयरन +2 है, यहां पर भी आयरन +6 है। +2 वाला ऑक्साइड बनाता तो कौन बनता, FeO। +2 वाला ऑक्साइड बनाता तो कौन बनता, FeO। +6 वाला ऑक्साइड बनाता तो कौन बनता, SO3। +6 वाला ऑक्साइड बनाता तो कौन बनता, SO3। ये तो नॉन रिडॉक्स हुआ, पर हमें पता है यहां रिडॉक्स हो सकता है। अब रिडॉक्स अब करा देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बेटा SO3 जो है ना, इसको मैं SO2+O लिख दे रहा हूं, क्योंकि भैया ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीजन फेंक के मारेगा। तो SO3 को हमने लिख दिया SO2+O, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब हुआ क्या, इस 2 सल्फेट थे, पर 2 सल्फेट में से आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 सल्फेट काफी होता है।
तो ये जो एक सल्फेट का SO3 बना था ना, इसने ऑक्सीजन फेंक के इसको मारा। प्रोडक्ट देखिए, Fe2O3, Fe2O3, साथ में कौन मिल रहा है? SO2, साथ में कौन मिल रहा है? SO3। एक्चुअल में ये वाला जो SO3 है ना, ये एक्सेस था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी रिएक्शन में, और इसीलिए ये रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर गया। ये जैसा था वैसे का वैसा मिल जाएगा। दो आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक सल्फेट काफी होता है, तो दूसरे वाले सल्फेट का प्रोडक्ट तो जैसा था वैसे का वैसे ही बच जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। तूफानी रफ्तार से लिखना है ना, 3 मिनट का समय है लिखने के लिए, बहुत है, पर्याप्त है। तीन मिनट ज्यादा दे, 2 मिनट देंगे, चलो बस 2 मिनट, आधा मिनट हो चुका है, तब थोड़ा अच्छा लगा। अब जल्दी लिखेंगे, और 2 मिनट जल्दी हो जाते मेरे, है ना, फटाफट फटाफट बोल लेते, इसे लास्ट में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 हो गया। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। इसके बाद एक स्लाइड और है, क्योंकि है ना CuSO4 के स्ट्रक्चर वाली, 3 मिनट में दोनों लिखना है, मतलब। सॉल्व है बेटा। एक मिनट समाप्त। वैसे तो 1.5 मिनट हो गया है, एक जहां से बोला था मैंने वहां से गिना अभी 1 मिनट। इतना ही समय होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दो मिनट होने में 20 सेकंड बाकी है। 15, 10, 5, 1 मिनट। लिख ले बेटा, वो छूट जाएगा नहीं, पहले लिख ले। एक मिनट समाप्त हो चुका है। 1 मिनट और दिया जा रहा है, इसके बाद सीधे स्लाइड इरेज होंगी। तीस सेकेंड, बहुत बढ़िया।
बाजू वाले का भी लिख दे। उससे ज्यादा तुझे मजा आ रहा बोलने में। बहुत बढ़िया बेटे, चलिए ना। यहां पर ये जो पूरा केस है ये अपन ने समझ लिया। अब आइए यहां पर डिस्कशन करते हैं अगले पॉइंट पर। अभी तक हम लोगों को हीटिंग इफेक्ट में जो भी पढ़ना था वो हमने डिस्कस कर लिया। अगला जो टॉपिक लास्ट एप्लीकेशन जो आ जाता है पोलराइजेशन का, वो आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी। हम लोग अभी पोलराइजेशन के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था बेटा सॉल्युबिलिटी, दूसरा देखा था कलर इंटेंसिटी, तीसरा देखा था मेल्टिंग पॉइंट, हकन ऑफ वाला पॉइंट, चौथा देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन या हीटिंग इफेक्ट। पर अपने आप में पूरा एक टॉपिक ही था हीटिंग इफेक्ट। और यहां पर अगला जो लास्ट जो उसका एप्लीकेशन आ रहा है वो आ रहा है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में ध्यान से सुनना, थर्मल स्टेबिलिटी को अगर हम लोग चेक करें तो थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब कि अभी हम लोगों ने याद करो पिछली क्लास में बात करा था लो फाई हाई फाई, और वहां हमने बोला था सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनके कार्बोनेट, इनके सल्फेट और इनके हाइड्रोक्साइड। क्या मूवी देख के आए थे पुष्पा? इन्होंने बोला था टूटेगा नहीं, पिघल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। मतलब ये डिकम्पोज होने को तैयार नहीं थे, बोल रहे थे पिघला दो मेल्ट हो जाएंगे लेकिन टूटने नहीं वाले, है ना। इनके बारे में हमने बात करा था कि अगर ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है मतलब इनका लैटिस बहुत ही स्ट्रांग है, और लैटिस बहुत ही स्ट्रांग है मतलब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब टेम्परेचर के टुवर्ड्स ज्यादा स्टेबल है, कितना भी टेम्परेचर दे दो टूटते नहीं है। अब हम इसी तरह की बात करने वाले कि आयनिक कंपाउंड्स की जनरली तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन कौन सा आयनिक कंपाउंड कंपैरेटिवली जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और कौन सा आयनिक कंपाउंड कंपैरेटिवली देर से डिकम्पोज होता है, तो उस पूरी बात को समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है थर्मल स्टेबिलिटी। छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहली बात, हालांकि अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी को एक्चुअल फैक्टर्स से देखने जाए तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो हम इसको ज्यादा एक्चुअल टॉपिक पे ना जाके जुगाड़ से सॉल्व कर देते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन अपने हो जाते हैं फटाफट। पहली बात, यहां पर जुगाड़ लगाने के लिए आपको एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर याद करने से अच्छा है कि हम एक अजम्पशन मान लें। वो अजम्पशन क्या है ध्यान से सुनना। हमने एक टॉपिक पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, और सॉल्युबिलिटी में हमने दो बातें बोली थी, या तो कॉमन आयन स्मॉल होगा या कॉमन आयन लार्ज होगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो 10 इलेक्ट्रॉन तक वालों को हमने स्मॉल माना था और 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वालों को हमने लार्ज। ये एक्चुअल बात होती है कि जिस कैटायन या जिस एनायन में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन है उसको छोटा मानना होता है, और जिसमें 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बड़ा मानना होता है। ये कहां पर लगाया सॉल्युबिलिटी, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। लेकिन अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? थर्मल स्टेबिलिटी। मैंने बोला थर्मल स्टेबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि लेफ्ट टू राइट ये लगाओ, टॉप टू बॉटम ये लगाओ, ऐसा आयन आए तो वो लगाओ, वैसा आयन आए तो ये लगाओ, मतलब बहुत सारी चीजें। तो उतना सब याद करने से बेटर है कि हमको एक अजम्पशन मान लेना है। वो अजम्पशन क्या है कि हम अब कॉमन आयन छोटा या बड़ा होने की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको बदल दे रहे हैं। क्या बदल दे रहे हैं ध्यान से सुनिए। हम यहां पर कॉमन आयन स्मॉल और लार्ज के ऊपर बात करेंगे, है ना। कॉमन आयन स्मॉल या लार्ज के ऊपर बात करेंगे। अगर हमारा जो आयन है वो कैसा हुआ? मोनो एटॉमिक। दो तरह के आयन बताए थे मैंने आपको, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, जब मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करी थी। कोई भी मोनो एटॉमिक आयन आता है, कॉमन आयन की बात हो रही है ऑब्वियसली, अगर मोनो एटॉमिक आयन आता है तो उसको क्या मान लोगे? छोटा। इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, मोनो एटॉमिक है तो छोटा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, है ना। कोई भी आयन आया, मोनो एटॉमिक आयन है तो क्या मान लिया जाएगा? छोटा। और पॉली एटॉमिक आयन है तो क्या मान लिया जाएगा? बड़ा। बस ये एक अजम्पशन मान के चलना है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। सबसे पहली बात, इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, कब मानना है? जब मोनो एटॉमिक हो। एंड कॉमन आयन विल बी कंसिडर्ड टू बी लार्ज इफ द कॉमन आयन इज पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब ध्यान से देखिए, ये कौन सा आयन है? इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन, O2 पे -1। ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है? पॉली। दो ऑक्सीजन है तो डाई एटॉमिक है। मोनो और उसके अलावा डाई, ट्राई, टेट्रा को क्या मान लेंगे? पॉली। ये कौन सा आयन है? पर ऑक्साइड आयन। O2 पे -1 को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, O2 पे -2 को क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। बाकी सल्फेट, कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब तो आपको पता ही है। आगे सुनिएगा, यहां पर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन से नहीं गिनना है। जैसे OH- आया आपके सामने, OH- में आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10।
10 इलेक्ट्रॉन वाले को सॉल्युबिलिटी में हमने छोटा माना था, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी में पॉली एटॉमिक होने की वजह से हम लोग क्या मानेंगे, बड़ा। ठीक, अब आइए सुनिए, पहले हमने ये बोला कि अगर कॉमन आयन छोटा कब मानना है, जब मोनो एटॉमिक होगा, कॉमन आयन बड़ा कब मानना है, जब पॉली एटॉमिक होगा। और उसके बाद एक नोट लिखेंगे, छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। नोट करिए, पहले ऐसे नोट लिखाते फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर इस अजम्पशन को मान के चलना है बस हमें कि कॉमन आयन अगर मोनो एटॉमिक है तो छोटा मान लेंगे, कॉमन आयन अगर पॉली एटॉमिक है तो बड़ा मान लेंगे। बेटा वो तो सामने देख लेगा, तू नहीं देख पाया कल से। क्या हुआ, देखो इन तेरे पीछे वाले को, शांति के प्रतीक को। तेरा नाम प्रतीक तो नहीं है ना, बस तब ठीक है। जिसको चमका चमका, नहीं तो पोपो देखो। चलिए आइए यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। नोट में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। लिख लीजिए फटाफट, छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। ये बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग यहां पर कैटायन और एनायन के साइजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कैटायन छोटा हो और एनायन भी छोटा हो तो फिर लैटिस अच्छा बनता है, या कैटायन बड़ा हो और एनायन भी बड़ा हो तो लैटिस अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कैटायन बड़ा हो और एनायन छोटा हो, या फिर रिवर्स कंडीशन आ जाए, तो फिर वॉइड्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और वॉइड्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलिए यहां पर अभी हमने बोला छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। इसमें दो तीन बातें मैं आपको बता दूं जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, ध्यान सुनिएगा। बेटा जब भी कॉमन आयन आपको ऑक्साइड दिख जाए, मतलब ऑक्सीजन दिख जाए, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऑक्साइड के अलग अलग वेरिएंट है। आप हमेशा ऑक्साइड को देखकर छोटा नहीं मान सकते, हमेशा ऑक्साइड को देखकर बड़ा नहीं मान सकते। आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल वाला ऑक्साइड दे रखा है या पर या सुपर। पर और सुपर में से तो कोई भी चल जाएगा, दोनों ही बड़े, लेकिन थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन कहीं पर भी कॉमन दिख जाए, जैसे आप NH3 लिखोगे, अब देखने के लिए तो H3 दिख रहा होगा आपको, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी पॉली एटॉमिक आयन नहीं बनाता। हाइड्रोजन हमेशा जब भी आयन बनाता है तो क्या बनाता है, मोनो एटॉमिक। चाहे H प्लस फॉर्म में हो चाहे H माइनस फॉर्म में हो, हाइड्रोजन का आयन कैसा होता है, मोनो एटॉमिक। कहीं पर भी हाइड्रोजन अगर कॉमन है तो वो किस कैटेगरी में जा रहा होगा बेटा, मोनो एटॉमिक। आइए इधर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले कंपाउंड को देखिए, नाम बताइएगा, नाम से सॉल्व करेंगे। पहला कंपाउंड का नाम बोलिए, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम। कॉमन आयन कौन है, नाइट्रेट। अब यहां पर मान लो ये नाइट्रेट के साथ इधर 2 3 4 5 कुछ भी होता, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे नाइट्रेट आयन से मतलब है। क्या नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला NO3 माइनस होता है बेटा, यस। तो नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3 माइनस, और NO3 माइनस को बताइए ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, पॉली। पॉली को छोटा मानेंगे, बड़ा, बड़ा। अगर कॉमन आयन बड़ा है तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। अब चेक करिए, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे बड़ा कौन है, सीजियम। तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा, मतलब इधर से उधर जाने पर जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अगले वाले पे आइए, ये देखो बी और सी वाले केस को देखो, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, ऑक्साइड दिख रहा है। लेकिन ऑक्साइड को देखकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा,
कि भैया नॉर्मल ऑक्साइड है या पर या सुपर है, मुझे बताइए ये क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड, और ये चेक कर लो, ये पर ऑक्साइड है। आप सुपर भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर और सुपर दोनों ही पॉली है, बट पता होना चाहिए कि ये क्या है, पर ऑक्साइड। कैसे आया ये पर ऑक्साइड, चार्ज। आपको फॉर्मूला जो लिख के दिया है वो क्या दिया है, Na2O2, ध्यान से चेक करना। मुझे O2 की कहानी तो पहचाननी है, मुझे Na की कहानी तो पता है ना कि Na पे जब भी चार्ज आएगा +1 आएगा। अब मुझे बताओ, इधर देखना ध्यान से, एक Na पे कितना होता है, +1, तो 2 Na पे कितना होगा, +2। मैं टोटल चार्ज लिख रहा हूं इस बार, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। 2 Na पे +2, तो उधर इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, तो अगर इस पे +2 है तो उस पे, तो O2 पे कितना आ रहा है, -2, और O2 पे -2 वाले आयन को, O2 पे -2 वाले आयन को क्या बोला जाता है, पर ऑक्साइड। चेक करिएगा, एक दो एग्जांपल और बता देता हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा KO2, हाँ सुपर ऑक्साइड है। चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, केटायन और एनायन को तोड़ दो, पूरा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज दिया ही नहीं था, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस भी तो होगा। अब मुझे बताओ पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1, तो इस +1 को बैलेंस करने के लिए इस पूरे पे -1, O2 पे -1, O2 पे -1 को क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। मान लीजिए मैंने आपको दिया होता यहां पर BaO2, ध्यान से देखिएगा क्या है ये, फिर से चेक करिएगा, यहां पर आप प्लस और माइनस को बैलेंस करिएगा, एक बेरियम पे +2, तो इसको बैलेंस करने के लिए पूरे O2 पे -2, क्या O2 पे -2 को पर ऑक्साइड बोला जाता है, हाँ, तो आपको इस तरह से चेक करना आना चाहिए, ठीक। आइए इधर देखते हैं, यहां पर ये नॉर्मल ऑक्साइड है बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O पे 2-, ये पॉली है या मोनो है, मोनो एटॉमिक आयन कैसा होगा, छोटा, छोटे के साथ स्टेबल होगा। मुझे बताइए लिथियम से लेकर सीजियम में सबसे छोटा कौन है, लिथियम, तो छोटे के साथ स्टेबल होगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहां पर ऐसा आएगा, इन दोनों में से ये छोटा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इन दोनों में से ये छोटा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये छोटा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और ये छोटा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगले वाले पे आइए, O2, यहां पर जो आपको दे रखा है वो O2 2- दे रखा है, मतलब पर ऑक्साइड दे रखा है, ये पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक कैसा हो जाएगा बेटा, लार्ज, तो लार्ज होने का मतलब है बड़ा, बड़े के साथ स्टेबल होगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है, तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता जाएगा, इसका मतलब है यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगले वाले कंपाउंड को देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के कार्बोनेट दे रखे। अब कार्बोनेट का आयन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनेट आयन क्या होता है बेटा, CO3 2-, छोटा है या बड़ा है, बड़ा, क्योंकि पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक को बड़ा मान के चलेंगे, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, से बड़ा स्ट्रोंशियम, से बड़ा बेरियम, ये ऑर्डर आएगा। एक बात याद करिएगा, हम लोगों ने एक नोट लिखा था, बेरिलियम कार्बोनेट रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। यहां से आप देख भी सकते हैं कि बेरिलियम का कार्बोनेट अपने ग्रुप के कार्बोनेट में से लीस्ट स्टेबल होता है, तो इसीलिए उसको रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज आराम से हो जाता है बेटा, है ना। अगले पे आइए, कंपाउंड बताइए, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, कॉमन आयन कौन है, फ्लोराइड। फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, F-। फ्लोराइड ना तो F2 होता है ना F3 होता है, फ्लोराइड होता है F-। बताइए ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक है तो क्या मानेंगे, छोटा, और छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से छोटा कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से छोटा कौन है, कैसे पता चला, क्या दिमाग लगाया इसमें, यह आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है। Na+1, Mg+2, Al+3, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। साइज हमने पढ़ा था, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए तो एक ही कॉन्सेप्ट काम में आएगा, कौन सा, Z इफेक्ट। लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज छोटा, और छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। कोई अगर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड लगा के सॉल्व कर भी दे रहा, आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। चलिए आइए यहां पर अगले वाले पे आते हैं, NH3H2OHF। ध्यान सुनिएगा, सभी में कॉमन कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहां पर 3 दिखेंगे, यहां 2 दिखेंगे, यहां 1 दिखेंगे, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जब भी कॉमन होता है या तो H+ के फॉर्म में होता है या फिर H- के फॉर्म में होता है। इधर चेक करके बताना, नाइट्रोजन का En ज्यादा है तो इस पे माइनस आएगा, तो इस पे प्लस आएगा, मतलब ये H+ के 3 आयन जुड़े, ऐसा मान के चलिए। यहां पर
अगेन H प्लस के 2 आयन जुड़े, यहां पर भी H प्लस का एक आयन जुड़ा है, तो यहां पर हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में है। H प्लस का मतलब है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब क्या हो जाएगा, छोटा, और छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से छोटा कौन है बेटा, फ्लोरीन। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे, छोटा छोटे के साथ स्टेबल हो जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा। अगले वाले पे आइए, कंपाउंड का नाम बताओ, नाम बताओ। ये इसलिए बोला एग्जाम में हो सकता फॉर्मूला ना दे, नाम ही दे दे। अब क्या ही कर लेंगे, अब अपने को आता तो सब कुछ था, पर उसने नाम दे दिया, खेल खत्म। बहुत टफ पेपर था। इसको क्या, अमोनियम का भाई है ये, फॉस्फोनियम, NH4 प्लस PH4 प्लस, सेम ग्रुप। तो NH4 प्लस को बोलते हैं अमोनियम और PH4 प्लस को बोलते हैं फॉस्फोनियम। ये फॉस्फोनियम क्लोराइड है, ये फॉस्फोनियम ब्रोमाइड है, ये फॉस्फोनियम आयोडाइड है। नाम नहीं पता लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें पता होनी चाहिए है ना। फॉस्फोनियम क्लोराइड, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, फॉस्फोनियम आयोडाइड। कॉमन आयन कौन है, फॉस्फोनियम। फॉस्फोनियम आयन होता है NH4 प्लस की तरह ही PH4 प्लस। बेटा इसको अगर आप देखें तो पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है तो क्या है, बड़ा, और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल हो जाएगा, तो ये ऑर्डर आ जाता है। तो जब भी थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस छोटा बड़ा कंपेयर करना है। बस यहां पर एक जुगाड़ मान के चलना होता है कि भाई मोनो एटॉमिक आयन है तो छोटा कंसिडर कर लेंगे, और पॉली एटॉमिक आयन है तो बड़ा कंसिडर कर लेंगे, और छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। बिल्कुल। क्या हो गया भाई तुमको, क्या चाह रहा तू आज, हरियाली के प्रतीक, क्या हो गया, ऐसे कौन सी ऐसी अति आवश्यक बात है जो तू करे बिना नहीं रह पा रहा है, कुछ दुर्घटना हुई तेरे साथ, उसको तो बोलने दो, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, ऑल इज वेल। इसके बाद वाले लेक्चर में उसके साथ शेयर करना, या उसके बाद वाले लेक्चर में भी शेयर कर सकता, उसके बाद वाले में कर सकता, अभी मत कर बस। कुछ ऐसी दुर्घटना हुई हो तो मेरे साथ भी शेयर कर सकता है तू, है पक्का, मेरे साथ शेयर करेगा तब जरूर दुर्घटना हो जाएगी। इस तुमने कितनी क्रिकेट टीम में एंट्री करी है, यहां से कितनी क्रिकेट टीम, 21, या अपने इस क्लास से कितनी क्रिकेट टीम गई, एक, कितने लोग कप्तान है, हाथ ऊपर कर दो तो पता चल जाएगा, 1 2 3 4, 4 टीम गई, मतलब सब एक ही टीम के कप्तान तो नहीं हो ना, अलग अलग टीमों का, पता चले एक ही टीम में सब बोल रहे मैं ही कप्तान हूं। 4 टीमें गई है, चलो बढ़िया। टोटल छात्रों की 80 90 टीम हो गई अभी तक, 90 टीमें। खेलते रहना आराम साल भर, पढ़ाई अगले साल कर लेंगे, फटाफट मैच करा के तुम लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे तुमको। प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है कि बस टीम में नाम दे दिया तुम लोगों ने, खेला करो थोड़ा बहुत, है ना, है क्या, T20 ब्लास्ट, हाँ हाँ उससे ज्यादा टीम है, सही बात बोल रहा है। चलो है ना, अब ये यहाँ पर कितने ओवर का होगा, 6 8 10 ओवर का होगा, तो बॉक्स वाला मैच होगा ना, बॉक्स में तो छोटे ही में, बॉक्स में वैसे थक जाओगे जल्दी। क्या बेटे, टर्फ पे ही होगा, ग्राउंड में कहाँ होगा बारिश में,
बारिश में ग्राउंड में थोड़ी हो पाएगा मैच, टर्फ पे ही होगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे जानकारी है। चले, है ना। और टर्फ पे खेलो तो कूदना मत, छिल जाए, हाथ पांव फ्रैक्चर भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। टर्फ में थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। जो नए नवेले हो एकदम कि बस खुशी खुशी में टर्फ में खेलने पहुंच गए, तो बॉल चौके पे जा रही हो तो जाने देना, ज्यादा डाई वाई मत लगाना वहां पर, है ना। वहां पर क्योंकि नीचे सीमेंटेड ही होता है, ऊपर बस वो मैट लगी होती है ग्रास जैसी, तो घास होती नहीं है कि पता चला ग्राउंड के फील्ड में कूद गए। कूद तो जाओगे, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी ना। तो ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि खेलने में मना नहीं, लेकिन चीजें पता होनी चाहिए, तो इसीलिए दुर्घटना ना हो कोई, है ना। क्योंकि अपना अल्टीमेट काम पढ़ना है। इधर उधर पता चले यूं करके क्लास में बैठे हुए, एक हाथ यूं लटका, एक यूं लटका, ऐसे। चलो इधर ध्यान दो। अब ये सब चीजें पढ़ने के बाद आयनिक बॉन्ड के अंदर लास्ट में कुछ छोटी मोटी और बातें वो डिस्कस कर ले रहे हैं। एक पॉइंट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टिविटी में 3 पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। 2 तरह के कंपाउंड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं, पहला एक कोवेलेंट और दूसरा एक आयनिक। आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो 2 तरह के कंडक्टेंस की वहां पर नाम आते हैं, एक मेटालिक कंडक्टेंस और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बेसिकली जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो बेटा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने सुना होता है। मेटल्स में कंडक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कोई भी मेटल है, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के पास वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएंगे, ट्रांसफर होते हैं, गेन होते हैं, लॉस होते हैं। उसकी वजह से इसके अंदर क्या आती है कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर मूवमेंट या चार्ज का मूवमेंट। अभी हम लोग मेटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड्स में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होते हैं, आयंस। आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन होगा, और कैटायन और एनायन अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसका मतलब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, और चार्ज का अगर मूवमेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या दिखा रहा है, कंडक्टिविटी। 3 स्टेट में इसको पढ़ना होता है हमें। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी, मॉल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी, और एक्वस मीडियम में आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी। सॉलिड स्टेट की अगर हम लोग बात करें, मॉल्टेन की बात करें, मॉल्टेन को ही फ्यूज्ड स्टेट भी बोल दिया जाता है कई बार। और एक्वस सॉल्यूशन में इसके कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, यहां पर जब हम ये कंडक्टिविटी देख रहे हैं, किसकी कंडक्टिविटी देख रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात हो रही है ना, मेटल के बारे में बात नहीं हो रही। तो एक ऑर्डर देखा गया है कि आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में सबसे कम, उससे थोड़ी सी ज्यादा मॉल्टन स्टेट में, और उससे ज्यादा एक्वस मीडियम में। तो आपसे पूछ सकता है कि एक कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे NaCl दे दिया, तो NaCl सॉलिड लिख दिया, NaCl मॉल्टन लिख दिया, और NaCl एक्वस लिख दिया, और बोला इनमें से सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन होगा, तो हमें पता होना चाहिए NaCl एक्वस। और सबसे कम कंडक्टिंग कौन होगा, तो NaCl सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड कंडक्टर होते ही नहीं है, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। आपको दिखेगा जरूर उसमें आयन है, लेकिन वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और ये दोनों कंडक्टर की तरह काम करते हैं। कहानी को एक बार समझा देता हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए ये जो पेन है ना, इसको अगर हम मान लें ये NaCl का लैटिस है। लैटिस मतलब NaCl लाइन से कहीं ना कहीं जमे, कहीं पर Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है, एक उसका अरेंजमेंट है सॉलिड फॉर्म में। अब जब आप इसमें कंडक्टिविटी चेक करना चाहते हैं ना, तो कंडक्टिविटी चेक करने का मतलब है आयंस का क्या होना चाहिए, मूवमेंट। अगर ये सॉलिड है तो ये Na+ वहां थोड़ी जा सकता है, जब आयन का मूवमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड तो रिजिड फॉर्म में होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। इसमें हो सकता है अपनी पोजीशन पे हल्का फुल्का वाइब्रेशन हो रहा हो, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता। और जब आपका आयन मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि आयन इज नॉट फ्री फॉर मूवमेंट। इसका मतलब है सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में सबसे कम होगी। अब आप इसको कौन से फॉर्म में ले आए, मॉल्टन। मॉल्टन का मतलब इसको पिघला देना है। सपोज आपने इसको गर्मा गर्म चूल्हे पे बैठा दिया, NaCl को चूल्हे पे बैठा, पिघल गया। अब पिघल रहा है, सोचिए यहाँ का जो आयन है ये पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। क्या वो जो आयन यहाँ था उसके अंदर मूवमेंट आया कि नहीं आया, आया। और मूवमेंट आया, इसका मतलब है वो कंडक्टिंग हो गया। तो उसके मुकाबले इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा। फिर आपने इसको किस में डाल दिया, पानी में। पानी में डाल दिया मतलब आपने ये मान लिया लैटिस टूट गया। लैटिस टूट गया तो जो आयन है वो पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे, तैर रहे, और तैर रहे। तो आप सोचिए ये वाला जो
फॉर्म था ये थोड़ा विस्कस था, गाढ़ा फॉर्म था, लेकिन पानी में जाके आयन बिल्कुल फ्री हो गए मूवमेंट के लिए, इसका मतलब है ये और भी ज्यादा कंडक्टिविटी दिखाएगा। 3 इडियट्स देखिए, चम्मच लगा देता हुआ नीचे। सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही है ये।